हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोध डिजिटल क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे क्रिया और क्रिया के भेद। हाँ, तो क्रिया का सीधा अर्थ होता है कोई काम करना, कोई कार्य करना, क्रिया कहलाता है। और क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जहां पर भी कोई कार्य हो रहा है वहां पर उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया और क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जहां पर भी कोई भी कार्य हो रहा है, जिस शब्द से कोई भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसमें क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी कार्य हो रहा है वो क्रिया होता है। अब आगे क्रिया के भेद हैं। तो क्रिया के क्रम के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक का। और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। एक संयुक्त क्रिया, एक नाम धातु क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे पहला क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। हाँ, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ये कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। हाँ, तो सकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। इसमें जो कर्म है अर्थात सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कोई भी क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता हो। इसमें यह कर्म दिया हुआ है चितार और आगे यहाँ चित्र। अगर इसमें ऐसा दिया होता कि बच्चा खेल रहा है तो इसमें कोई कर्म नहीं होता। और यहाँ पर दिया हुआ कि बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा चित्र बना रहा है, यहाँ जो चित्र है ये कर्म हो गया। आगे गीता चितार बजा रही है, यहाँ चितार ये कर्म हो गया। जैसे अगर बच्चा खेल रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कहीं पर कोई कर्म हो। जैसे यहां देखो उदाहरण है कि गीता सितार बजा रही है, तो यहां जो सितार है ये कर्म हो गया है, अर्थात इसमें सकर्मक क्रिया है। हाँ, तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि जिसमें क्रिया का जो प्रभाव होता है वो कर्म पे पड़ता है। जैसे यह उदाहरण बच्चा चित्र बना रहा है, इसमें चित्र है ये कर्म है। और आगे गीता चितार बजा रही, इसमें चितार है ये कर्म है। अब आगे जाते हैं तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। अब वे कौन से हैं पढ़ते हैं।
हाँ, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद, इसमें एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। ये सकर्मक क्रिया के दो भेद है। हाँ, तो एक कर्मक क्रिया पहला है एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा हुआ होता है या एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसमें एक कर्म क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म जुड़ा हो, जुड़ा के प्रयुक्त हो, एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस भी वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म जुड़ा हुआ होता है या एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसमें एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण है, राम अखबार पढ़ रहा है। इसमें जो अखबार है हाँ, राम अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें जो ये अखबार है ये इसका कर्म हो गया, अर्थात इसमें केवल एक कर्म प्रयुक्त है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। हाँ, आगे है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ, तो जिस भी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हुए होते हैं, उसमें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां इसका उदाहरण दिया गया है कि अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। इसमें जो छात्र है और कंप्यूटर है, ये दोनों इसमें कर्म जुड़े हुए होते हैं। इसमें अध्यापक है, ये करता है, अर्थात जो अध्यापक है वो छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है, अर्थात इसमें अध्यापक है, ये कर्ता हो गया है, और सिखा रहा है, ये क्रिया हो रही है। और छात्रों अर्थात छात्र और कंप्यूटर, ये दोनों कर्म है, अर्थात इसमें दो कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया है।
हाँ, आगे है कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है अर्थात कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता अर्थात इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव वो कर्म पर नहीं पड़ता, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। इसके उदाहरण है, परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता। जैसे यहां उदाहरण दिया गया है कि आशा गाती है, जैसे उदाहरण है कि आशा गाती है, इसमें आशा है जो कर्ता है और गाती है ये क्रिया है, अर्थात इसमें कर्म प्रयुक्त है ही नहीं, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और बाकी ये जो संरचना के आधार पर है वगैरह ये बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।